4 मंजिल वाले घर में 400 लोगों का ससुराल। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। आरती लाल जोड़े में सजी हुई खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी उसकी माँ और चाची उसके पास आके कहती हैं, बेटा, अब से ये तुम्हारा नया घर है। अपने इस बहुत बड़े और प्यारे परिवार को अपनी समझदारी से संभालना। अब से यही तुम्हारा परिवार है। माँ, मैं तो हमेशा से अकेली रही हूँ। मेरी तो कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिल रहा है। इतने सारे लोगों के साथ रहने में कितना मजा आएगा। सच कह रही है बेटा, जहाँ इतने सारे लोग होते हैं वहाँ प्यार भी उतना ज्यादा मिलता है। देखना, तू वहाँ कभी अकेली महसूस नहीं करेगी। हमारी यही प्रार्थना है कि हमेशा तो खुश रहे। तभी आरती और अर्जुन गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी आकर एक बहुत ही बड़ी आलीशान 4 मंजिला हवेली के सामने रुकती है। हवेली के हर फ्लोर पर बड़ी बड़ी बालकनी और खिड़कियां हैं। अरे बाप रे, अर्जुन, ये तुम्हारा घर है या कोई पूरी की पूरी सोसाइटी? मैंने तुमसे कहा था ना आरती, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अभी तो तुम सिर्फ इस हवेली को बाहर से देख रही हो, असली धमाका तो अंदर है। अर्जुन, सच में तुम्हारा घर इतना बड़ा है? इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? ये तो बहुत बड़ी हवेली है। अरे आरती, इस हवेली में सिर्फ मैं या तुम अकेले नहीं रहेंगे। यहाँ हमारा बहुत बड़ा परिवार रहता है। तभी हवेली की बालकनी से फूलों की बारिश होने लगती है और मेन गेट पर ढोल नगाड़े बज उठते हैं। सजी धजी औरतें हाथों में आरती की थालियां लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। ये सब देखकर आरती हैरान रह जाती है। अरे अर्जुन, ये इतनी सारी औरतें कौन है जो आरती की थाल लेकर आ रही हैं? अरे ये सब तुम्हारी जेठानियाँ, चचेरी जेठानियाँ, मामी सास और चाची सास हैं। अभी तो सिर्फ आधी आई हैं। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवार नहीं देखा। ये हवेली जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा परिवार भी है। मैंने कहा था ना तुमसे कि हम यहाँ अकेले नहीं, बहुत सारे हैं। देखो, ये है मेरा पूरा परिवार। तभी आरती का स्वागत करने आई औरतों की भीड़ में पीछे खड़ी मानसी और सुनंदा आपस में दबी आवाज में बात करती हैं। बेचारी अभी तो बड़ा मुस्कुरा रही थी कि कितनी शानदार स्वागत हो रहा है। सही कह रही हो दीदी, कल सुबह जब 4 बजे इसकी नींद खुलेगी और इसे रसोई का असली रूप दिखेगा, तब इसकी सारी मुस्कान गायब हो जाएगी। चलो बहू, अब अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ, इस कलश को धीरे से ठोकर मारो और गृह प्रवेश करो। आज से ये बड़ा परिवार भी तुम्हारा हुआ। जैसी आरती हवेली के आंगन में कदम रखती है, 4 मंजिलों की बालकनी से खड़े होकर लगभग 100-150 लोग उस पर गुलाब के फूलों की बारिश कर देते हैं। पूरा आंगन फूलों से भर जाता है। आरती खुशी से झूम उठती है। भगवान, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे स्वागत के लिए इतने सारे लोग आए हैं। सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। चलिए चलिए, अब सब लोग थक गए हैं। शादी की थकान है और सुबह बहुत जल्दी भी उठना है। हमारे पास सोने के लिए वैसे भी बहुत कम समय बचा है। चलो पहले आरती को उसके कमरे में छोड़ाते हैं। तभी मानसी और दूसरी बहुएं आरती को लेकर सीढ़ियों के ऊपर कमरे की तरफ बढ़ती हैं। बाकी के लोग भी अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। आरती अपने कमरे के बेड पर बैठी है। वो अपनी भारी ज्वेलरी और भारी लहंगे को उतारकर थका हुआ महसूस कर रही है। तभी अर्जुन हाथ में पानी का ग्लास लेकर कमरे में आता है। ये लो, पानी पी लो। बहुत ज्यादा थक गई होगी ना आज? हाँ अर्जुन, थकान तो बहुत है, लेकिन सच बताऊं, मेरे दिमाग में एक बहुत अजीब सा सवाल घूम रहा है। कैसा सवाल आरती? कोई बात है क्या जो तुम मुझसे पूछना चाह रही हो? पूछो पूछो, क्या बात है? इस घर में सच में कितने लोग रहते हैं? मुझे तो लगता है कि अगर मैं 5 लोगों के नाम भी याद करूं तो मुझे सबके नाम और रिश्ते याद रखने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तुम्हारे ये सवाल भी ना, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक डायरी में सबका नाम, फोटो और उनका रिश्ता लिखकर दे दूंगा। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। पता है अर्जुन, मैं हमेशा से अकेले घर में रही हूँ। मेरे घर में सिर्फ मम्मी पापा थे। मुझे हमेशा से बहुत मन था कि मेरी शादी किसी बहुत बड़े परिवार में हो, जहाँ खूब सारे लोग हों, खूब सारा शोर हो और बहुत सारा प्यार मिले। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। हाँ आरती, तुम बहुत खुश नसीब हो। बस भगवान करे कि तुम्हारी ये खुशी कल सुबह भी ऐसी ही बनी रहे। क्या मतलब? कल ऐसा क्या होने वाला है कि मेरी खुशी के लिए मुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़े? कुछ नहीं, बस अब सो जाओ। रात बहुत हो गई है। कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। कुछ ही घंटे बीतते हैं। घड़ी की सुई सुबह के ठीक 4 बजे पर पहुंचती है। अचानक पूरे घर में एक बहुत ही तेज सायरन जैसी अलार्म की आवाज गूंज उठती है। आरती झटके से उठ बैठती है। अर्जुन, अर्जुन उठो, देखो बाहर क्या हो गया। क्या कहीं आग लग गई है? क्या ये सायरन क्यों बज रहा है? ये कैसा सायरन बज रहा है? अरे नहीं बाबा, कोई आग नहीं लगी है। ये हमारे घर का ऑफिशियल सुबह का अलार्म है।
क्या सुबह के 4 बजे इस वक्त कौन उठता है? अर्जुन, मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। तभी कमरे के दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। बाहर से अर्जुन की चाची कमला की तेज आवाज आती है। ए बहू, ओ आरती, उठ गई कि नहीं? जल्दी करो बेटा, सब लोग रसोई में तुम्हारा राह देख रहे हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सुबह के 4 बजे पहली रसोई? अर्जुन, ये क्या मजाक है? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। आरती, 400 लोगों के लिए जब नाश्ता बनाना होता है ना, तो सुबह 4 बजे ही काम शुरू करना पड़ता है, वरना लोग भूखे मर जाएंगे। जल्दी जाओ, मम्मी जी गुस्सा करेंगी। हे भगवान, इतनी नींद आ रही है मुझे, कैसे करूंगी ये सब काम? सीढ़ियां उतरकर आरती जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की किचन में कदम रखती है, वो दंग रह जाती है। सामने किसी कैटरिंग पंडाल जैसा नजारा है। 15 बड़े चूल्हे जल रहे हैं। एक तरफ 50 किलो आटा गूंथा जा रहा है और दूसरी तरफ औरतें सब्जियां छील रही हैं। एक कोने में लोहे के ड्रम में चाय उबल रही है। ओह माय गॉड, ये रसोई है या किसी की शादी का भंडारा चल रहा है? अरे आरती, आ गई तुम? देख क्या रही हो? ये हमारे घर का रोज का सुबह का नजारा है। आओ अपनी पहली रसोई की रस्म भी करो। भाभी, क्या रोज इतना सारा खाना बनता है यहाँ? हाँ आरती और ये तो सिर्फ नाश्ता है, अभी तो दोपहर और रात का खाना बाकी है। जरा सोचो, जब तक हम काम से फ्री होते हैं तब तक दूसरे काम का टाइम हो जाता है। पूरे दिन हम रसोई से बाहर ही नहीं निकल पाती। तभी किचन के बाहर से अर्जुन के चाचा सोनू चिल्लाते हुए आते हैं। अरे बहुओं, सुनो, दादाजी कह रहे हैं कि सब्जी में नमक बहुत तेज लग रहा है। उनके लिए बिना नमक मिर्च वाली दूसरी सब्जी जल्दी से बनाओ। जी चाचा जी, मैं भी फटाफट दूसरी सब्जी बनाती हूँ। चाचा जी अभी जाते भी नहीं कि तभी एक छोटा बच्चा किचन में दौड़ता हुआ आता है। चाची सुने ना, दादी ने बोला है कि आज नाश्ते में उन्हें ड्राई मंचूरियन खाना है, वो पराठे नहीं खाएगी। सुने ना, दादी के नखरे ही खत्म नहीं होते। सुबह के 5 बजे उन्हें मंचूरियन चाहिए। कोई जाकर बुआ जी लोगों को समझाओ। भाभी, सच में क्या आज घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है? कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं पगली, कोई मेहमान नहीं आ रहे हैं। ये तो रोज का ही ड्रामा है। जब 400 लोग एक घर में रहेंगे तो सबकी अपनी अपनी डिमांड तो होगी ना। कोई शुगर का मरीज है, कोई डाइटिंग पर है, तो कोई किसी के बीच, तो किसी बच्चे को मैगी खानी है। बाप रे, 400 लोग! मुझे लगा था कि बड़ा परिवार मतलब 25-30 लोग होंगे, पर यहाँ तो पूरा गांव रहता है। अभी किचन में कमला आती है और अपनी बहुओं से कहती है, बातें कम करो, काम ज्यादा करो। आरती, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। आज तुम्हें सबके लिए मीठे की खीर बनानी है। लो, ये बड़ा वाला भगोना लो। सास आरती के सामने एक बहुत बड़ा पीतल का पतीला रख देती है, जो आरती के खुद के कद के आधे के बराबर है। आरती उस पतीले को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। मम्मी जी, इतने बड़े पतीले में मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि इसमें कितना दूध और कितना चावल पड़ेगा। परेशान मत हो आरती, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सब बताती जाऊंगी। तुम बस चावल साफ करो और इसमें डालो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। थैंक यू मानसी, आपके बिना तो मैं आज भागी जाती। मानसी आरती को चावल निकाल कर देती है और उसे धीरे धीरे गाइड करती है। करीब 2 घंटे की लगातार भारी मेहनत के बाद नाश्ता बनता है। किचन में अब चारों तरफ स्टील के बड़े बड़े बर्तनों में रोटियां, सब्जियां और चाय भरी पड़ी है। अभी किचन के बाहर खड़ी जेठानी रागिनी चिल्लाती है, चलो चलो बहू, नाश्ता बन गया, अब जल्दी से अपनी अपनी ड्यूटी संभालो। सब लोग अपनी मंजिल के हिसाब से नाश्ता बांटने निकलो। देर हो गई तो ऊपर से चिल्लाना शुरू हो जाएगा। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी भाभी? क्या सब लोग नीचे डाइनिंग हॉल में आकर खाना नहीं खाते? मुझे तो लगा था सब साथ में बैठेंगे। अरे आरती, अगर 400 लोग एक साथ डाइनिंग हॉल में बैठ गए ना, तो हमारा घर घर नहीं, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म लगेगा। इसलिए हर मंजिल पर खाना पहुंचाने की ड्यूटी बंदी हुई है। अच्छा, तो हमें ये खाना ऊपर लेकर जाना होगा। तभी रागिनी भाभी आरती के हाथ में एक बहुत बड़ी सी ट्रे पकड़ा देती है, जिसमें 15-20 भारी कप रखे हैं और चाय की एक बड़ी केतली रखी है। ये लो आरती, 4थी मंजिल पर जितने भी शुगर के मरीज है, उन्हें ये बिना शक्कर वाली स्पेशल चाय दे के आओ। इसे ध्यान से लेकर जाओ और हाँ, रास्ते में रुकना मत, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। आरती चाय की भारी ट्रे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। उसके आगे सुनंदा भाभी जा रही हैं, जिनके हाथ में 100 रोटियों का भारी डब्बा है। आरती सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। पहली मंजिल पार करते ही उसकी सांस फूलने लगती है। उफ, मेरे तो पैर अभी से जाम हो रहे हैं। ये ट्रे इतनी भारी क्यों है? आरती रुको मत, ऊपर वाले इंतजार कर रहे हैं। अगर 4थी मंजिल वालों को चाय देर से मिली तो दादाजी पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। जल्दी चढ़ो। अरे भाभी, ये ट्रे बहुत भारी है, मुझसे तो ये वजन उठाया नहीं जा रहा। कहीं ट्रे मेरे ऊपर न गिर जाए। तभी आरती ट्रे पकड़े हुए
ऊपर जा रही होती है। वो देखती है कि सुनंदा जो कि पेट से है वो थक कर सीढ़ियों के पास बैठ जाती है। सुनंदा भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? लगता है आप बहुत थक गई हैं। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं सब कर लूंगी। कुछ नहीं आरती, बस चक्कर आ रहे हैं। इस हालत में ये भारी डिब्बे लेकर 4 मंजिल ऊपर नीचे करना ना अब मेरे बस का नहीं रहा, पर क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, आप बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, आप यही बैठिए। आप इस हालत में इतना रिस्क क्यों ले रही है? मैं लाती हूँ नीचे से बाकी सामान, आप बस यही आराम कीजिए। शुक्रिया आरती, तुमने मेरी इतनी फिक्र की और मेरे बारे में इतना सोचा, पर मम्मी जी देखेगी तो डांटेंगी। आप फिक्र मत कीजिए किसी की, मैं देख लूंगी मम्मी जी को। आप बस बैठिए, क्योंकि मैं आपको इस हालत में काम करते हुए नहीं देख सकती। आरती सुनंदा का डब्बा लेकर ऊपर नीचे दौड़ती रहती है। वो भारी दही का पतीला उठाकर ऊपर पहुंचाती है। थकान के बावजूद वो काम पूरा करती है। तभी बच्चों के स्कूल और मर्दों के ऑफिस जाने का समय हो जाता है और किचन में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी करो बच्चों, बस आने वाली है, टिफिन पैक करो सब लोग। आरती, रोहन का टिफिन कहाँ है? मोहन का टिफिन किधर गया? जल्दी हाथ चलाओ। भाभी, मुझे क्या पता कौन रोहन है और कौन मोहन, यहाँ तो 50 टिफिन एक जैसे ही दिख रहे हैं। बहुएं एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही बच्चे और मर्द बाहर जाने लगते हैं, बहुएं उन्हें लाइन से टिफिन पकड़ाती जाती हैं। ये लो रोहन, ये लो मोहन, ये लो चिंटू, ये लो राहुल, जल्दी भागो, बस खड़ी है बाहर और मन लगा कर पढ़ना। आखिरकार सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सारे मर्द ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सारी बहुएं फर्श पर बैठ जाती हैं। आरती की नई साड़ी पर हल्दी और आटे के दाग लग चुके हैं। उसकी हालत देखकर लग ही नहीं रहा कि वो कल की नई दुल्हन है। भाभी, क्या सच में रोज का यही काम है? रोज सुबह यही तमाशा होता है? मेरा तो सर चकरा रहा है और पैर भी दर्द कर रहे हैं। हाँ आरती, मैंने कहा था ना कि शादी के बाद असली कहानी शुरू होती है। इस घर में बहू की जिंदगी सिर्फ इस किचन की चारदीवारी में ही सिमट कर रह गई है। देखो ना मेरे पैरों को कैसे सूज गए हैं। मन करता है कि बस 5 मिनट के लिए कहीं लेट जाऊं, पर इस घर में पलक झपकाने का भी टाइम नहीं मिलता। लेटना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं अपने मायके थी ना, तो हर हफ्ते पार्लर जाती थी, अपनी स्किन का ख्याल रखती थी, आराम से 8 घंटे सोती थी। यहाँ आकर तो मैं भूल गई कि मेरी भी कोई खुद की जिंदगी है। हमारा तो पूरा दिन बस इस चूल्हे चौके में ही निकल जाता है। भाभी, मुझे कल लग रहा था कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, पर आज लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। ये कोई परिवार का प्यार नहीं है, ये तो हम पर जबरदस्ती का बोझ डाला गया है। हम लोग इंसान है, कोई मशीन नहीं। समझती हूँ आरती, पर हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर किसी ने आवाज उठाई तो सब कहेंगे कि आजकल की लड़कियां परिवार को तोड़ना चाहती हैं। उन्हें एक साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए सब चुपचाप सहती रहती हैं। तभी वहाँ उसकी सास कमला आती है और कहती है, अरे बहुओं, तुम लोग फिर से गप्पे मारने बैठ गई। देखो 10:30 बज रहे हैं, दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करो। आज 24 किलो चावल और दाल चढ़ानी है। जल्दी उठो, वरना फिर से देर हो जाएगी और सबको बातें सुननी पड़ेगी। क्या अभी नाश्ता खत्म हुआ है और अभी से दोपहर के खाने की तैयारी? ये तो कभी ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह है। अभी तुम्हें आए 4 दिन नहीं हुए और मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। मुझे खाना तैयार चाहिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सभी बहुएं भारी मन से फिर से खड़ी हो जाती हैं। मानसी और आरती सब्जियों के छिलकों का एक बड़ा डब्बा लेकर हवेली के बाहर बने बड़े डस्टबिन की तरफ जाती हैं। तभी सामने वाले छोटे से घर के बाहर एक पड़ोसी सरस्वती बैठी धूप सेक रही होती है। वो आरती को देखकर मुस्कुराती है। अरे नहीं बहू, आ गया बेटा। मैं तो तुम्हें शादी में देख नहीं पाई, बहुत भीड़ थी। कैसी हो? जी आंटी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपका खाना बन गया क्या? हाँ बेटा, मेरा तो कब का बन गया। हमें क्या करना होता है, बस 4 रोटियां बनाती हूँ और मैं और मेरा बेटा आराम से खा लेते हैं। बाकी पूरा दिन मैं पड़ोसियों से बातें करती हूँ, आराम करती हूँ। आंटी, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। और एक काम है, हमारे घर में तो खाना नहीं बनता। ऐसा लगता है हर रोज कोई लंगर चल रहा हो। हम तो कभी भी फ्री नहीं हो पाते। हाँ बेटा, मैं देखती हूँ तुम लोगों को, सुबह से रात तक बस किचन में ही रहती हूँ। अपने बच्चों के साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिलता तुम लोगों को। सच में बहुत मुश्किल जिंदगी है तुम लोगों की। देखा मानसी भाभी, एक हमारा घर है जहाँ जानवर की तरह काम करना पड़ता है। ये आंटी कितनी लकी है। तभी सास कमला बाहर आती है और कहती है, अरे आरती, मानसी, तुम लोग फिर से गपशप करने लगी। काम की भी कुछ फिक्र कर लिया करो ना। तुम लोग को सीधी बात समझ ही नहीं आती है क्या? माँ जी, आप तो देखती है ना कि सारा दिन हम कैसे काम करते रहते हैं। मुझे तो आए 1 दिन भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ और आप ऐसे बोल रही हैं। आरती, जितना तुम्हारा मुंह चलता है ना, उतना हाथ पैर चला लिया करो। अब जाओ और हाँ, राशन लेके भी आना है आज। आरती, मानसी भाभी और सास राशन लेने के लिए एक बहुत बड़े मॉल में आई हैं। उनके पास 4-5 बड़े बड़े ट्रॉली बैग हैं, जो दाल, चावल, तेल के डब्बों और मसालों से ठसाठस भरे हुए हैं। भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मॉल का आधा राशन हमारे घर ही जा रहा है। लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई राशन की दुकान खोलने वाले हैं।
अरे आरती, ये तो सिर्फ अगले 15 दिनों का राशन है। हर महीने हमारे घर का ग्रोसरी का बिल देखकर अच्छे अच्छे भले इंसान को दिल का दौरा पड़ जाए। तभी ये लोग बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हैं। बिलिंग क्लर्क मशीन से सामान स्कैन करता है और स्क्रीन पर बिल आता है। जी, आपका टोटल बिल हुआ 1,02,000 रुपए। क्या 1 लाख रुपए का सिर्फ राशन 1 महीने का? इतने सारे पैसे सिर्फ 1 महीने के लिए? हाँ बहू, 400 लोगों का खाना ऐसे नहीं बनता। चलो जल्दी सामान गाड़ी में लोड करो। तभी वो लोग मॉल से बाहर निकलते हैं। सामान को गाड़ी में लोड करने के बाद आरती की नजर पास ही बने एक सुंदर पार्क पर पड़ती है। पार्क में कुछ औरतें हरी घास पर बैठी धूप सेक रही हैं, हंस रही हैं और आपस में गप्पे मारते हुए आइसक्रीम खा रही हैं। कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं और उनकी माएं उनके साथ मुस्कुरा रही हैं। भाभी देखो ना, उन औरतों को कितनी खुश है, वो कितनी शांति से बैठी है। उन्हें ना काम की फिक्र ना घर की चिंता, आराम से पार्क में बैठी मजे कर रही हैं। हाँ आरती, हमारी जिंदगी में ऐसे पल शायद शादी से पहले ही थे। शादी के बाद तो हमारे लिए सुकून नाम का कोई शब्द ही नहीं बचा है। अब जो है यही है, किचन ही हमारा पार्क है। अरे बहू, वहाँ क्या खड़ी होकर तमाशा देख रही हो? जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। घर जाकर दोपहर के खाने के बर्तन धोने और रात के खाने की तैयारी भी करनी है, देर हो जाएगी। नहीं, ये गलत है। शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि कोई लड़की अपनी पूरी जिंदगी अपनी खुशियाँ, अपना खुद का वजूद ही भूल जाए। अगर मैं भी इस अत्याचार को चुपचाप सहती रही तो मैं भी उतनी ही गुनहगार बन जाऊं जितनी की बाकी सब हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। रात के खाने की तैयारी चल रही है। किचन में फिर से वही भयानक शोर है। तभी घर की तीनों बुआजी लोग सज धज कर किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा है। ओ बहू, सुन लो जरा ध्यान से। आज रात मेरे लिए जो नाश्ता और खाना बनेगा उसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मेरी चाय बिल्कुल खौलती हुई गर्म होनी चाहिए। मैं 4थी मंजिल पर हूँ, इसलिए सीढ़ियाँ जरा तेज चढ़ना ताकि मेरे पास पहुँचते पहुँचते चाय ठंडी ना हो जाए। खुद तो कभी पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पीती है और ऑर्डर्स ऐसे देती है जैसे कोई रानी विक्टोरिया हो। और सुनो, मेरे लिए दलिया बनाना। डॉक्टर ने मुझे तला भुना खाने से मना किया है। हाँ, रोज रोज बिना काम किए सिर्फ खाओगी तो डॉक्टर दलिया ही बताएगा। और मेरे पराठे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी घी में ही बनेंगे, तेल में नहीं। कल किसी ने तेल में पराठे बना दिए थे, मैंने छुए तक नहीं। ध्यान रखना इस बात का। जी बुआ जी, जैसा आप कहें। अभी फटाफट आपका खाना तैयार करती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। तभी तीनों बुआ वहाँ से चली जाती हैं। तभी एक छोटी बच्ची रोती हुई किचन में आती है और आरती की साड़ी खींचने लगती है। आंटी आंटी प्लीज मुझे गोद में ले लो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम्हारी सारी आंटी मिलके खाना ही बना रही हैं। जैसे ही बनता है मैं सबसे पहले तुम्हें खाना दूंगी। तभी वहाँ कमला आती है और कहती है, अरे आरती, पहले पूरी रोटियां सेक लो बेटा, ऊपर से मर्द लोग चिल्लाएंगे। बच्ची को बाहर भेजो, बाद में संभाल लेना, पहले अपना काम खत्म करो। मम्मी जी, बच्ची रो रही है, वंदना दीदी उसे संभाल लेंगी। मैं उनकी जगह रोटी सेक देती हूँ, आप क्यों उन्हें रोक रही हैं? आरती, तुम अभी नहीं हो इसलिए तुम्हें इस घर के तौर तरीके नहीं पता है। यहाँ भावनाओं से ज्यादा कर्तव्यों को अहमियत दी जाती है। अपना काम करो। तभी ऊपर की मंजिल से दादाजी की गरजती हुई आवाज गूंजती है। अरे, मेरी चाय में किसने शक्कर डाल दी? मुझे बिना शक्कर की चाय चाहिए थी। क्या तुम सब मुझे वक्त से पहले मारना चाहती हो? यही चाहती हो ना तुम सब? हे भगवान, दादाजी की चाय में शक्कर किसने डाली? अब तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे वो। भाभी आप परेशान मत होइए, मैं बिना शक्कर की चाय लेकर ऊपर जाती हूँ। आरती चाय का कप लेकर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती है। 2 मंजिल चढ़ने के बाद ही उसके पैर कांपने लगते हैं। वो किसी तरह दादाजी के कमरे के बाहर पहुँचती है और उन्हें चाय देती है। ये लीजिए दादाजी, आपकी बिना शक्कर की चाय। कल की आई लड़की मुझे चाय दे रही है। इस घर के कायदे कानून सीखो बहू। अगर अगली बार चाय में शक्कर मिली तो ठीक नहीं होगा। दादाजी, आप चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। और अगर ठंडी हो गई तो मुझे फिर से 2 मंजिल नीचे जाकर आपके लिए दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। मैं आपसे बहस नहीं कर रही, बस सच कह रही हूँ। क्या तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? नहीं दादाजी, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। मुझे जो कहना था कह दिया, चलती हूँ। आरती नीचे उतरती है। सीढ़ियों पर बैठकर वो अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करती है। तभी रास्ते में उसे बुआ मिलती है। अरे 2 दिन नहीं हुए हैं और अभी से सीढ़ियों पर बैठकर आराम फरमा रही हो? जाओ नीचे जाकर काम में हाथ बटाओ। वो बेचारी कब से काम कर रही है। जी बुआ जी, बस थोड़ा थक गई थी तो मैं जा रही हूँ। आरती बिस्तर पर लेटी है। उसका पूरा शरीर गर्म है, उसे तेज बुखार आ गया है। तभी अर्जुन कमरे में आता है और उसके माथे पर हाथ रखता है। अरे आरती, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कल सुबह उठ पाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ आरती, पर हमारे घर में कोई भी बहू कभी छुट्टी नहीं लेती।
चाहे कोई बीमार हो या प्रेग्नेंट, काम तो करना ही पड़ता है। क्यों अर्जुन, क्यों करना पड़ता है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या बीमार पड़ने पर हमें आराम करने का कोई हक नहीं है? तभी आरती का फोन बजता है। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम है। आरती फोन उठाती है। हाँ माँ, नमस्ते, कैसी हो तुम? वहाँ सब ठीक तो है ना? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? ससुराल में सब ठीक तो है ना? तूने शादी के बाद एक भी बार फोन नहीं किया। हम सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। हाँ माँ, सब बहुत अच्छा है। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बस थोड़ा बिजी थी अर्जुन के साथ घूमने में, इसलिए फोन नहीं कर पाई। मैं जल्दी ही मिलने आऊंगी। और हाँ माँ, मैं बहुत ठीक हूँ, सबको मेरा हेलो कहना। चलो अच्छी बात है बेटा, खुश रहना, अपना ख्याल रखना और जैसा भी हो मुझे फोन करती रहना और अर्जुन का भी ख्याल रखना। आरती फोन काट देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन उसे संभालने की कोशिश करता है। तुमने मम्मी से झूठ क्यों बोला? उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि तुम कितनी परेशान हो? वो तो यही समझेंगी कि तुम बहुत खुश हो। मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी अर्जुन, और तुम्हारे परिवार की इज्जत को भी खराब नहीं करना चाहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस अत्याचार को सहती रहूंगी। अभी वहाँ आरती की सास कमला आती है और कहती हैं, अरे आरती, तुम रो क्यों रही हो बेटा? और तुम्हें तो बुखार है। सचमुच तुम बहुत समझदार हो कि तुमने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। पर बेटा सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल घर में बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। अचानक हवेली के लाउडस्पीकर माइक से एक बहुत तेज घोषणा होती है। ये घोषणा चाचा जी कर रहे हैं। ध्यान दें, घर के सभी सदस्य और खास तौर पर सभी बहुएं ध्यान दें। कल सुबह हमारे घर में बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। खाने का इंतजाम बहुत शानदार होना चाहिए। कम से कम 15 तरह की डिशेस बननी चाहिए। मटर पनीर, छोले, रायता, कचौड़ियाँ और मिठाइयाँ, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सुनकर किचन में काम कर रही सभी बहुओं के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुनंदा रोने लगती है। हे भगवान, इस हालत में मैं कल सुबह फिर से इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरी तो रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज दर्द है और मेरी भी तबीयत तो 2 दिन से ठीक नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो काम करना ही पड़ेगा। नहीं, आज हम काम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आरती, तुम होश में तो हो? अगर हमने काम नहीं किया तो पूरे खानदान में थू थू हो जाएगी। भाभी, अगर आज हम नहीं रुके तो हम कभी नहीं रुक पाएंगे। हम सब एक साथ मिलकर हड़ताल करेंगे। हड़ताल हमारे ससुराल में? ये कभी नहीं हुआ आरती। मेरी बात सुनो, हम कल सुबह रसोई में जाएंगे ही नहीं। चूल्हे ठंडे रहेंगे जब तक इन्हें खुद काम नहीं करना पड़ेगा। इन्हें हमारी कीमत का अंदाजा नहीं होगा। क्या आप सब मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? सभी बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। सुनंदा भाभी सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाती हैं। हाँ आरती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बहुत हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह कोई भी किचन में नहीं जाएगा। सभी बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ऐतिहासिक किचन स्ट्राइक का फैसला कर लेती हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। अमूमन इस समय तक आधा नाश्ता बन चुका होता था, पर आज किचन पूरी तरह शांत है। सभी गैस चूल्हे बंद हैं, बर्तनों का कोई शोर नहीं है। तभी हवेली के सभी मर्द, बुआ जी लोग और सास किचन की तरफ आते हैं। अरे 7 बज गए और अभी तक चाय की एक बूंद भी नहीं बनी। सब लोग भूखे बैठे हैं। अरे बहुएं कहाँ हैं? मुझे नहीं पता जी, मैं उनके कमरों में गई थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी आरती, मानसी, सुनंदा और बाकी सभी बहुएं सज धज कर हाथ में चाय के कप लिए लॉबी में आराम से सोफे पर बैठी नजर आती हैं। वे आपस में हंस हंस कर बातें कर रही हैं। ए बहुओं, ये क्या बदतमीजी है? तुम सब यहाँ तैयार होकर सोफे पर क्यों बैठी हो? किचन में कौन काम करेगा? अरे मेहमान आने वाले हैं। बुआ जी, आज हम सब हड़ताल पर हैं। आज कोई भी बहू किचन में कदम नहीं रखेगी और ना ही कोई काम करेगी। क्या हड़ताल? हमारे घर में? तुम लड़कियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ दादाजी, हिम्मत करनी ही पड़ी। जब आप लोगों को हमारी बीमारी, हमारी प्रेगनेंसी और हमारी थकान नहीं दिखती तो हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम काम नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे? हम खुद काम करके दिखाएंगे और तुमसे बेहतर खाना बनाकर दिखाएंगे। चलो बहनों, आज हम इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। तीनों बुआ गुस्से में किचन के अंदर घुस जाती हैं। उनके पीछे कुछ मर्द भी मदद के लिए जाते हैं। मीना ने आटे में इतना पानी डाल दिया है कि वो पूरी तरह कीचड़ बन चुका है। शकुंतला ने कढ़ाई में तेल इतना गर्म कर दिया है कि जैसे उन्होंने उसमें जीरा डाला, पूरी किचन में धुआं ही धुआं भर गया। सब लोग खांस रहे हैं। चाचा जी चाय छानने की कोशिश कर रहे हैं, पर आधा चाय का पतीला फर्श पर गिर जाता है। अरे ये तवा इतना गर्म कैसे हो गया? किचन का क्या हाल हो गया? मेरी तो उंगली ही चल गई। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है।
अरे भाई, मुझसे तो ये भारी पतीला उठ ही नहीं रहा। मेरी पीठ में बहुत तेज लचक आ गई है। ये बहुएं रोज कैसे इसे उठा लेती हैं? तभी पहली मंजिल से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। बुआ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे स्कूल जाना है, मेरा टिफिन कहाँ है? अरे चुप करो, यहाँ खुद खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हें टिफिन की पड़ी है, जो मिला वही खा लो, हमसे नहीं होगा। तभी हवेली के बाहर गाड़ियां आकर रुकती हैं। खास मेहमान आ चुके हैं। दादाजी घबराकर किचन के दरवाजे पर आते हैं। अरे मेहमान आ गए हैं, वे सब डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। खाना तैयार हुआ कि नहीं? भैया हमसे नहीं हो पाएगा, ये 400 लोगों का खाना बनाना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे तो हाथ पैर ही काम करना बंद कर चुके हैं। हॉल में जमीन में मेहमान बैठे हैं। वो लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। भाई कैसा परिवार है ये, इतनी बड़ी हवेली है पर पानी के लिए भी कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। दादाजी और बाकी मर्द शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े हैं। तभी आरती, मानसी और बाकी बहुएं बड़ी बड़ी थालियों में गर्मा गर्म खाना और स्पेशल खीर लेकर बाहर आती हैं। ये लीजिए चाचा जी, आप सबके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार है। सब लोग खाना खाइए, किसी को कुछ चाहिए तो बिल्कुल बिना संकोच के कहिएगा। मेहमान खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े चाव से खाने लगते हैं। दादाजी और सास ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पर बहू, तुम लोगों ने तो हड़ताल की थी, फिर ये खाना कब और कैसे बना? दादाजी, हम इस घर की बहुएं हैं, दुश्मन नहीं। हमें पता था कि आज मेहमान आने वाले हैं और आपकी इज्जत दांव पर है, इसलिए हमने पिछली छोटी रसोई में सुबह ही चुपचाप सारा खाना बनाकर रख लिया था। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं खुद एक औरत होकर तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाई। आज जब हमारे खुद के मर्दों और नंदों ने किचन संभाला तब हमें समझ आया कि तुम सब रोज किस नरक से गुजरती हो। आरती बेटा, तुमने आज हमारी इज्जत भी बचा ली और हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया। पर बेटी, इस समस्या का समाधान क्या है? हम इस 400 लोगों के परिवार की एकता को नहीं तोड़ना चाहते। दादाजी, हम भी इस परिवार की एकता को नहीं तोड़ना चाहते, पर एकता का मतलब ये तो नहीं कि सारा बोझ सिर्फ बहुओं पर ही डाला जाए। हमारी 4 मंजिला हवेली में बहुत जगह है, क्यों ना हम हर मंजिल पर अलग अलग रसोई बना दे। हाँ दादाजी, हर मंजिल के परिवार, जैसे चाचा चाची का परिवार, ताऊ जी का परिवार, अपनी अपनी रसोई संभालेंगे। इससे काम बहुत कम हो जाएगा और सबको अपने बच्चों और खुद के लिए समय भी मिलेगा। और हाँ, जब भी कोई त्योहार या बड़ा फंक्शन होगा, हम सब फिर से इसी बड़ी किचन में एक साथ मिलकर खाना बनाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे, पर रोज रोज ये लंगर नहीं चलेगा। संजय और बाकी सभी मर्द कुछ देर सोचते हैं और फिर मुस्कुराकर हामी भर देते हैं। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है आरती। आज से इस घर में यही नियम लागू होगा। और हाँ, बुआ जी लोग भी अब अपने अपने ससुराल वापस जाएंगी और वहाँ जाकर अपना घर संभालेंगी। हाँ भैया, हम तो आज ही जा रहे हैं, हमें वैसे भी यहाँ बहुत काम करना पड़ गया है। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हवेली का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। आरती अपने नए और छोटे से किचन में खड़ी है। वो बहुत खुश और रिलैक्स दिख रही है। तभी अर्जुन पीछे से आकर उसे प्यार से गले लगा लेता है। तो मिसेस आरती, अर्जुन सिंह, कैसा लग रहा है आपको अपने इस नए किचन में? बहुत ही शानदार। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया, जाओ इसे मानसी भाभी और सुनंदा भाभी की किचन में देकर आओ। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में आरती, तुमने 4 मंजिला हवेली को एक असली और सुखी स्वर्ग बना दिया। दोनों मुस्कुराते हैं और हवेली की 4 मंजिलों के अलग अलग किचन से हंसने की और खाना बनाने की प्यारी प्यारी आवाजें गूंजने लगती हैं।